हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखते हैं हम। मेरा नाम है शहजाद। हम आपको पढ़ा रहे थे कल, ठीक है, कक्षा 12th विषय भौतिक विज्ञान, उसका चैप्टर नंबर 1, ठीक है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसका हमने कल एक पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। उससे आगे अब देखेंगे आगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमने क्या क्या पढ़ा कल, ठीक है। जल्दी से समराइज कर लेते हैं, तुम भी चेक करो। पहले पढ़ा था नंबर 1 हमने वैद्युत आवेश। क्या होता है वैद्युत आवेश? क्या होता है वैद्युत आवेश? वह कण जिसके अंदर चुंबक का और वैद्युत का गुण पाया जाता है वैद्युत आवेश कहलाता है। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्लियर? ये पढ़ा था हमने। फिर हमने पढ़ा था इसे आवेशन की विधि, आवेश ऐसा आता कैसे है, ठीक है। तो हमने उसमें 3 विधियां पढ़ी थी, ठीक है। बाई इंडक्शन, बाई फ्रिक्शन और बाई, ठीक है, इंडक्शन। मतलब घर्षण के द्वारा, ठीक है, आवेशन, और फ्रिक्शन इंडक्शन मतलब चालन के द्वारा आवेशन, और ठीक है, और प्रेरण के द्वारा आवेशन। किसी वस्तु को हम 3 तरह से आवेशित कर सकते हैं। क्लियर? दूसरे नंबर पर हमने वो पढ़ लिया था, आवेशन की विधियां। तीसरे नंबर पर देखा था हमने आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। हमने बताया था तुम्हें आवेश कैसे होता है, एक एक पैकेट के रूप में होता है, एक पूरा का पूरा, ठीक है। पूर्ण गुणज होता है, मतलब ई 2E 3E 4E इस टाइप से होता है, ठीक है। मैंने बताया था कि आवेश कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, इस टाइप से पॉइंटों में नहीं हो सकता और रेशियो में नहीं हो सकता, ठीक है। आवेश हमेशा कैसा होता है, पूर्ण गुणज संख्या के रूप में होता है। क्लियर? फिर हमने आवेशन की विधियां और आवेश का क्वांटीकरण के बाद पढ़ा था कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या आया था बताओगे? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। कल हमने ये पढ़ा था। उसके बाद हमने कूलाम के नियम के बाद पढ़ा था, ठीक है, ये जो ε0 है इसका मान और इसका मात्रक 8.85 गुणा 10⁻⁻12, ठीक है। और इसका मात्रक निकाला था हमने, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ऐसा आया था, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? ये निकाल देते, इसे इधर लेगा था इसे। उसके बाद हमने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र, इसे कैसे समझाया था हमने? एक टेस्टर के द्वारा, याद है, ठीक है, कि एक टेस्टर लाके हमने किसी आवेश पे चारों ओर रख दिया तो उसमें क्या होने लगा, ठीक है, वैद्युत बल का अनुभव होने लगा। इस बल का नाम क्या रखा गया था? वैद्युत बल, ठीक है। तो उसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। उसके बाद पढ़ा था हमने वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं। तो उसके लिए हमने बताया था तो प्लस की बल रेखा है, प्लस की बल रेखा है बाहर की ओर, और माइनस की अंदर की ओर, और माइनस प्लस अगर बराबर बराबर में रख दे तो, ठीक है, माइनस प्लस से माइनस की ओर। क्लियर? वैद्युत क्षेत्र। उसके बाद पढ़ा था हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है भाई? E = F/Q0। हमने इसके बारे में पढ़ाया था। Q0 क्या होता है? परीक्षण आवेश, ठीक है। क्या होता है? परीक्षण आवेश। वो जो हमने टेस्टर की बात की थी, टेस्टर, ठीक है, जो लाइट वालों के पास भी होता है, घरों में भी होता है, ठीक है, उस टेस्टर की बात हुई, परीक्षण आवेश Q0, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर हमने लास्ट में पढ़ा था किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसका फॉर्मूला क्या आया था हमारा? E = 1/4πε0 Q/R², ठीक है। कैसी बात क्या है? इसका मात्रक क्या था भाई? न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। कैसी राशि है ये? सदिश। ये बातें हमने कल पढ़ी थी, इतनी बहुत सी। क्लियर? अब हम इससे आगे पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो इसे साफ कर देते हैं ना, कल का हमने रिवीजन कर लिया, तैयारी करते रहना ऐसी आप लोग भी। अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव। इंग्लिश में से कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वो देख लेना कितने पॉइंट हुए थे, 7 या 8, ठीक है। तो इसे 9 पॉइंट कह देना, और बिल्कुल ऐसे ही नोट बनाते जाना अपना। एक रजिस्टर लेना, ठीक है, रजिस्टर में नोट बनाते रहना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैद्युत द्विध्रुव ये क्या होता है ये समझो पहले।
एक आवेश ये ले लो यहाँ पर, एक आवेश यहाँ पर ले लो, ठीक है, दो आवेश ले लो, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। लेकिन लेने कैसे हैं, इनकी खासियत क्या है ये सुन लो। एक अगर प्लस का है तो एक कैसा होना चाहिए, माइनस का, ठीक है। दूसरी बात, दोनों के परिमाण बराबर होने चाहिए। अगर मैं कहूँ 5 कूलाम है तो ये भी 5 कूलाम होना चाहिए। बस ये पॉजिटिव है और ये कैसा होगा, निगेटिव होगा, ये होना चाहिए, ठीक है। और इनके बीच की जो दूरी है उसे 2l ले लिया जाता है, ठीक है। तो पहले तो इसकी परिभाषा समझो, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा इससे बनाई है हमने। ये जो एक सिस्टम बन गया, निकाय बन गया, इसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे लिख देते हैं, देखिए, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर लिए जाते हैं, तब इस प्रकार के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। परिभाषा यही याद हो जानी चाहिए, एकदम सोचो, ठीक है। जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश बराबर होने चाहिए। अगर ये 10 कूलाम है तो ये भी 10, ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, ठीक है। जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर लिए जाते हैं, जो इनके बीच की दूरी तुम दिखाई दे रही है ना, तो 12, ये बहुत छोटी सी दूरी है, बहुत अल्प, अभी समझाऊंगा कि इतनी अल्प, ठीक है। लेकिन इसे बनाया ऐसे जाता है, यही इसका डायग्राम है, ठीक है। तो जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर लिए जाते हैं, तब इस प्रकार बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर। उसी के नीचे आता है, ये हेडिंग है इसकी का, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखो वैद्युत द्विध्रुव बना है, इसके किसी भी एक आवेश को ले लो, ले लिया, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी ले लो, ठीक है। इन दोनों के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। P इजिकल टू क्या होता है, Q इंटू 2L, P इजिकल टू Q इंटू 2L, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2QL। मतलब बात समझ में आ गई, ठीक है। P इजिकल टू 2QL, आगे हम इसी का इस्तेमाल करेंगे बहुत। P इजिकल टू 2QL, याद रख लो, P इजिकल टू 2QL, इंपॉर्टेंट है वैसे भी भाई, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव इसी के अंदर आई बात, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। क्या देखो, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखो मैंने लिख भी दिया, आराम से इसे नोट कर लेना, ठीक है। इसे रोक कर वीडियो को, कैसे सुनो फिर। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर लिए जाते हैं, अल्प मतलब बहुत छोटी, बराबर बराबर बिल्कुल, ठीक है, तब इस प्रकार बने निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसके बाद आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है हमारा अगला हेडिंग, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के, जब ये वैद्युत द्विध्रुव बन गया उसके बाद की बात हो रही है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो P इजिकल टू क्या है, Q इंटू 2L, या P इजिकल टू 2QL। अगर इसकी यूनिट पूछी जाए कि इसका मात्रक क्या है, तो मात्रक क्या होगा इसका, देखो भाई, इसका कूलाम और इसका मीटर, तो इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर, ऐसे लिख दिया जाता है,
हिंदी में भी लिख सकते हो कूलाम मीटर। ठीक है, ये कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है। ठीक है, ये कैसी राशि है, सदिश। क्यों, यहाँ पे तुम ये क्वेश्चन कर सकते थे, सर जब ये क्यू आवेश लिया है तो ये प्लस वाले ही लिया है क्या, प्लस है, हम माइनस नहीं ले सकते, तो वहाँ माइनस भी ले सकते हैं। ठीक है, माइनस भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ से हम हटा देंगे। क्यों, क्योंकि हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। जब इसका परिमाण निकाला जाता है ऐसे करके, ठीक है, वो लगा दिया जाता है ऐसे, तो ये जो माइनस की कोई ज़रूरत नहीं होती, फिर वो माइनस हट जाता है। ठीक है, तो इसी वैसे ऐसे याद रखना, P इजिकल टू क्यू इंटू टू एल इजिकल टू टू क्यू एल। ठीक है, पेपर में कुछ ना कुछ पूछ लेता है इसमें से, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, या वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। यह बहुत बार पूछा गया है, वैद्युत द्विध्रुव के कोई दो उदाहरण बताइए। ठीक है, अब मैं तुम्हें उदाहरण बताता हूँ, नोट कर लीजिए। कर लिया नोट, सुनिए, इसका उदाहरण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण उसी के नीचे लिख लोगे। ठीक है, उदाहरण, उदाहरण में आता है H2O, HCl, NaOH आदि। तुम सोच रहे हो केमिस्ट्री में कहाँ से पहुंच गए हैं, ठीक है, लेकिन इसका उदाहरण ही है। देखो सुनो, अभी हमने क्या कहा था कि दो आवेश होने चाहिए, और दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। एक अगर प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं भाई, देखो H2O, जब हम इसे तोड़ते हैं तो इसे इसमें तो टूटता है H प्लस OH माइनस। तो देखो बराबर बराबर आवेश है, एक इस पे है एक इस पे है, और विपरीत है, एक प्लस है और एक माइनस है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से इतने पास पास लो कि क्या बन जाए, जल बन जाए। ठीक है, अब तुम जल के अणु में देखते होंगे, ठीक है, जल कितने बराबर बराबर में है, तो इसलिए कहा जाता है अल्प दूरी। इसी प्रकार देखो HCl को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या होता है, H प्लस और Cl माइनस, ऐसे तो टूटता है। ठीक है, तो कैसे आवेश है, बराबर बराबर है, कैसे विपरीत। ठीक है, तो जब दो बराबर, याद हो गया, अभी याद करो, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर लिए जाते हैं तब इस प्रकार बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, उसका उदाहरण ये हो गया। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, वैसे ही तुम्हें ये याद रखना है। ठीक है, पेपर में अगर दो पूछे तो दो ही लिख के आना, बहुत बार पूछा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव के कोई दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो H2O, HCl, NaOH, KCl, ठीक है, ऐसे करके तुम एग्जाम्पल दे सकते हो। क्लियर हो गया वैद्युत द्विध्रुव। अब उसके बाद आता है, ठीक है, ये तो पता चली गया, हमारा चैप्टर ही चल रहा था, है ना, साफ कर देता हूँ। उसके बाद आता है वैद्युत द्विध्रुव की के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही आएगा, वैद्युत द्विध्रुव की। इसकी भी दो कंडीशन होती है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, इसकी दो कंडीशन होती है और अलग अलग पार्ट है। मैं हर 100% पूछा जाता है, 100 ना भी कहो तो 99% तो कह सकते हो। ठीक है, बोर्ड में पूछ लेता है क्या, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 10वां पॉइंट होगा ये। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एक तो ये आता है, एक आता है यहीं पर नेक्स्ट अगला जो कराएंगे हम 11वां पॉइंट, यहाँ जाएगा निरक्षीय स्थिति पर। ठीक है, दोनों में से एक ना एक 90% तो मान ही लो कि आ जाएगी बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, और ये 3 नंबर से कम की नहीं आती। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव बना रहा है, ऐसे तो बनाया था वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इधर ले लिया माइनस क्यू, इधर ले लिया प्लस क्यू, ये भी याद रखना, माइनस क्यू इधर लेना। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर तुम कहोगे हम तो इधर माइनस लेंगे इधर प्लस लेंगे, ले लो, लेकिन आंसर में हमारा माइनस आ जाएगा तो उसे हमें फिर दोबारा से हटाना पड़ेगा। क्लियर, तो इसलिए माइनस क्यू और इधर प्लस क्यू। इससे हमें अक्षीय स्थिति पर निकालनी है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो अक्ष इधर से हमने क्या ले लिया, मान लिया कोई बिंदु क्या है यहाँ पर
P है, और इसका वैद्युत द्विध्रुव का नाम भी रख देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। इसे कह देते हैं A और इसे कह देते हैं B। अब हमने अक्ष पर, मैंने अभी बताया था, ठीक है, कि अक्ष एक ये हो गया, एक ये, तो इधर निकाल लो इधर, तो इधर हम थ्योरी लिखते हैं, तो इसलिए हम इधर मान लेते हैं कि बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। अब एक बात बताइए, जब हमने बिंदु P ले लिया तो एक, अगर हम यहाँ पे मध्य बिंदु, बिल्कुल बीच से मध्य बिंदु से O मान लें, और O से कितनी दूरी मान लें इसकी, बिंदु P की R, ठीक है, ये मान ली, ये भी लिखेंगे हम, अभी थ्योरी लिखवाऊंगा, उसमें समझ में आ जाएगा सब, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, ये बताओ, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी हमने 2L मानी थी, और ये बिल्कुल बीच का बिंदु है, तो L ये हो गई और L ये हो गई, ओके, ठीक है, L। अब हमें कहाँ निकालनी है तीव्रता, बिंदु P पर, ठीक है। तो पहले तो ये बात हम यहाँ पे थ्योरी में लिख देंगे, जो मैंने अभी बोली, क्या, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो कि +Q व -Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2L है तो इनके बीच की दूरी 2L ही, देखो L यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की L, तो L और L 2L, जिनके बीच की दूरी 2L है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां तक बताइए, समझ में आ गया सब कुछ, जो अभी हमने बोला था वो यहाँ पे समझा रहे हैं, ठीक है। कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, नाम रख दिया हमने वैद्युत द्विध्रुव का AB, जो कि +Q व -Q आवेशों से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी क्या है, 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब एक बात बताइए, हमने तीव्रता के लिए तो मैं एक फॉर्मूला पाया था, E = 1/4πε0 Q/r², इससे पहले वाले भाग में, ठीक है। जिस बच्चों ने वीडियो नहीं देखी हो, इससे पहले भाग, ये हमारा भाग 2 है, ठीक है, तो वो जरूर देख लें। उसमें हमने प्रूफ करा था E = 1/4πε0 Q/r², ठीक है। तो Q क्या होता है, आवेश, और R क्या होता है, आवेश से उस बिंदु की दूरी जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तुम्हें याद होगा कल हमने ऐसा कराया था कि कोई आवेश यहाँ पे रखा है Q, तो इससे हमने R दूरी मान ली थी यहाँ पर बिंदु P पर, तो यहाँ पे हमने तीव्रता ही निकाली थी, ठीक है। तो अब तुम कहोगे कि इसका मतलब आवेश, तीव्रता जो होती है वो एक आवेश पे डिपेंड करती है, एक आवेश पे, हमें यहाँ पे तीव्रता निकालनी है, हम यहाँ पे खड़े हो गए, यहाँ पर ऐसा मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे तीव्रता निकालनी है, तो तुम कहोगे सर यहाँ तो 2 आवेश है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो कितनी तीव्रताएं होंगी, 2 तीव्रताएं होंगी, एक इस आवेश के कारण और एक इस आवेश के कारण। तो अब मैं तुमसे पूछूंगा कि इस आवेश के कारण किधर की ओर होगी, क्योंकि तीव्रता किसी राशि बताई थी हमने इससे पिछले वाले भाग में, सदिश, और सदिश में क्या होती है, दिशा जरूर होती है, ठीक है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी होती है। तो प्लस, तो मैंने तुमसे ये बताया था जो प्लस का आवेश होता है उसकी बल रेखा बाहर की ओर होती है, ये बताया था, ठीक है। समझ लो फिर दोबारा, जो भी प्लस का आवेश है उसकी बल रेखा बाहर की ओर। तो अब हम यहाँ पे खड़े हैं, तो इसकी वजह से इसकी तीव्रता की बल रेखा कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर, हमने कह दिया E1, ठीक है। माइनस का जो आवेश होता है उसके कारण जो डायरेक्शन होती है उसकी, वो कहाँ की ओर होगी, अंदर की ओर होती है, मतलब जिधर को आवेश होता है उधर की ओर उसकी डायरेक्शन होती है। तो माइनस का आवेश ये है, तो ऐसे करके आओ, देखो अंदर की ओर, उसी की ओर, तो इसके कारण उत्पन्न तीव्रता को क्या कह दिया हमने, E2। तो इस वाले की वजह से जो तीव्रता उत्पन्न हुई E1, इसकी वजह से -Q की जो तीव्रता उत्पन्न हुई इसे क्या नाम रख दिया हमने, E2, ठीक है। अब एक बात और बताइए, ये जो R है ये क्या होती है, आवेश से उस बिंदु की दूरी होती है जिस पर हमें तीव्रता निकालनी है। तो अगर मैं +Q से इस बिंदु की दूरी पूछूं तो क्या बताओगे, कैसे निकालोगे, देखो सुनो, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है, R, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, R, तो यहां से यहां तक की जो है वो कितनी है, L।
तो अगर आर में से इतने में से मैं ये वाली घटा दूं तो ये निकल कर आ जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगी आर माइनस एल, कितनी आ जाएगी, देखो आर यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की क्या है एल, तो आर में से ये घटा दो तो यहां से यहां तक क्या आ जाएगी आर माइनस एल। तो इसका मतलब ये पता चला हमें प्लस क्यू से बिंदु पी की दूरी आर माइनस एल, ठीक है। अब आओ इस पर माइनस क्यू से पूछूं अगर मैं यहां से यहां तक की दूरी बताइए तो तुम कहोगे सर यहां से यहां तक की दूरी तो आर है और यहां से यहां तक की क्या है एल, तो कितनी हो जाएगी आर प्लस एल, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी आर प्लस एल, यहां से यहां तक की एल है और यहां से यहां तक की आर है, तो आर प्लस एल, तो हमें दूरी भी पता चल गई, ठीक है। वो बात भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो क्या लिख रहे हैं, प्लस क्यू से बिंदु पी की दूरी आर माइनस एल तथा माइनस क्यू से पी की दूरी आर प्लस एल होगी। अब बताइए समझ में आ गया यहां तक बताइए, ठीक है। सब नोट करना तो मैं इसे एक बार फिर समझ लो क्या कहा हमने, माना कि एक विद्युत ध्रुव ए बी जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 12 है, इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम यहाँ पे आगे जब खड़े हो गए तो हमने देखा तीव्रता जो होती है वो एक आवेश पे डिपेंड करती है, यहाँ पे दो दो आवेश है, तो इस वाले आवेश के कारण तीव्रता कहाँ की ओर बना दी हमने बाहर की ओर, ये बात समझ में आ गई, बाहर की ओर क्यों बनाई क्योंकि प्लस की बल रेखाएं कहाँ की ओर होती है प्लस आवेश की बाहर की ओर, इस वजह से माइनस क्यू की कहाँ की ओर होती है जिधर आवेश रखा होता है उसी की ओर, मतलब अंदर की ओर, तो हमने क्या बना दी E2 अंदर की ओर। अब हमें क्या निकालनी है यहाँ पे बिंदु पी पर तीव्रता, ठीक है, और हमने ये भी बता दिया प्लस क्यू से बिंदु पी की जो दूरी होगी वो क्या होगी आर माइनस एल, प्लस क्यू से बिंदु पी की दूरी क्या होगी आर माइनस एल, माइनस क्यू से बिंदु पी की दूरी जो होगी वो क्या होगी आर प्लस एल। यहाँ तक नोट कर लीजिए आप, ठीक है, पॉज करके फिर मैं इसे साफ करूंगा फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये माइनस क्यू है ना, ये भी है और ये एल। सुनो अब हम क्या कर रहे हैं, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, तो तुम कहोगे E1 माना हमने उसे, E1 इज इक्वल टू 1/4 क्यू अपॉन क्या है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मानी है अभी हमने आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये कहाँ लगाया हमने समझ तो गए कैसे, E इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने पिछले भाग में, क्या पढ़ा था 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, तो 1/4 क्यू इसकी ये लगा दी अपॉन आर स्क्वायर, आर का मतलब होता है यहाँ पे दूरी, वहां हमने दूरी आर ली थी, यहाँ पे जो बैठ रही है दूरी वो कितनी है आर माइनस एल, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, ठीक है। लेकिन इसके साथ में दिशा जरूर आती है, हमने अभी बताया था दिशा होती है परिमाण के साथ साथ। तो ये बताओ प्लस क्यू आवेश कहाँ है ए पर और हम कहाँ निकालना है तीव्रता पी पर, तो ए से कहाँ की ओर जा रहे हैं बाहर की ओर, देखो इस E1 को, ठीक है, बाहर की ओर ऐसा, ठीक है, तो ए से पी की ओर क्या है ए पी दिशा में, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। एक इक्वेशन वही हो गई हमारी, डायग्राम तो बना चुका हो, तो ये क्या था माइनस क्यू, ठीक है। अब ये भी साफ कर देंगे। अब क्या करेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, अब इस माइनस क्यू के कारण बताइए क्या कहोगे E2 इज इक्वल टू 1/4 क्यू अपॉन आर, यहां से यहां तक की दूरी क्या थी आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसकी भी दिशा बता दीजिए कहाँ होगी, तो आवेश यहाँ पर रखा है माइनस क्यू और पी पर निकालना है, तो एरो देखो एरो कैसा आ रहा है अंदर की ओर ऐसे, ठीक है, तो मतलब पी से कहाँ की ओर बी की ओर, तो क्या लिख सकते हैं हम इसे पी बी दिशा में, इसे कह देंगे हम समीकरण 2। यहां तक बताइए ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, क्या करा हमने इसमें फिर दोबारा समझ लो एक बार, ठीक है। तो प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता, उसे बोला था हमने E1, ये निकाल लिया, फॉर्मूला ये पता ही था हमें जो हमने पिछले भाग में प्रूफ करा था, ठीक है। और माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर तीव्रता ये आ गई,
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r प्लस एल थी, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी, r माइनस एल, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब हम बोले कि यार हमें तो यहाँ पर बिंदु P पर परिणामी तीव्रता बताओ, हमें E1 E2 नहीं चाहिए, हमें तो परिणामी बताओ। तो तुम क्या कहोगे, ये लिख देंगे यहाँ पे, बिंदु P पर कुल तीव्रता, कुल कह दो या परिणामी कह दो, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, E1 माइनस E2। ये माइनस क्यों आया, समझ गया क्यों, एक की डायरेक्शन देखो E1 की इधर की ओर है और एक की इधर की ओर है, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है। जहां पर डायरेक्शन, ठीक है, वेक्टरों की कैसे आती है, एक दूसरे के अपोजिट आती है, तो वहां पे काय का साइन आता है, माइनस का। ठीक है, ये तुमने पिछले उसमें भी पढ़ा होगा 11th में फिजिक्स में, ठीक है। अगर ना भी पढ़ा तो समझ लो, जब दो वेक्टर समान दिशा में होते हैं तो अगर जब हम उनका परिणामी निकालते हैं तो उन्हें हम जोड़ देते हैं। मान लो E1 है और ये क्या है, E2, तो क्या करेंगे हम परिणामी निकालने में, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ये फॉर्मूला होता है वेक्टर का, ठीक है। वेक्टर वाला चैप्टर पूरा एक 11th की फिजिक्स में पूरा एक चैप्टर है वेक्टर, ठीक है, सदिश राशि में। अगर कोई वेक्टर एक इधर है एक इधर है, मैं कहूँ हमें तो यहाँ परिणामी तीव्रता बताओ, तो क्या करोगे तुम यहाँ पर, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। समझ में आ गई बात। तो ये भी काम हमने यहाँ पर यही काम करा है, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। अब क्या करेंगे, सुनो, E1 की वैल्यू ये हैगी, E2 की वैल्यू ये हैगी, यहाँ पे लगा देंगे E1 की जगह पर E1 और E2 की जगह पर E2 की वैल्यू, और कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन मतलब गुणा भाग LCM, ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा, हो गया प्रूफ। करें आगे, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो, यहाँ तक नोट कर लो। देखिए आगे चला रहे हैं हम, इसे साफ कर रहे हैं। हाँ भाई, क्या था है, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, ऐसे तो था। हाँ, E1 की वैल्यू बताइए मुझे, E1 की वैल्यू क्या थी, अभी नोट करिए आपने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। E2 की वैल्यू बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, Q यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, क्या करें कॉमन ले लें, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ऐसे तो करेंगे, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, Q यहाँ भी कॉमन, तो यहाँ 1 ही तो बचा होगा, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, एलसीएम कैसे है, क्योंकि देखो ये R माइनस एल है, ये R प्लस एल है, दोनों अलग अलग है, तो क्या करेंगे, दोनों एलसीएम ले लेंगे दोनों में। कैसे करते हैं आप, जैसे सोल्व करते हैं एलसीएम लेके, है ना, छोटी क्लासों में ऐसे ही से कर लो कि इससे हम पूरे को भाग करेंगे, इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R प्लस एल से R प्लस एल का होल स्क्वायर कट जाएगा, ये क्या बचेगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर, इसके ऊपर गुणा कर दो, लो हो गया एलसीएम। बताओ समझ में आया एलसीएम कैसे करा हमने, क्या ये अलग था, तो दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, इससे इस पूरे को भाग की जाती है ना, तो इससे ये कट गए, क्या बचा ये, तो इसके ऊपर 1 है तो 1 से गुणा कर दी, और कुछ होता तो और किसी से गुणा करते, ठीक है। यहाँ आ गया माइनस, माइनस का साइन चिन्ह है तो माइनस, प्लस होता है यहाँ पे तो प्लस लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो R प्लस एल से ये कट गया, ये बचा, इसके ऊपर गुणा कर दी, ठीक। अब एक बात बताइए, आपने छोटे क्लासों में 7th क्लास से स्टार्ट हो जाता है A प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पढ़ा होगा, ठीक है। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। आपने ये भी पढ़ा होगा A माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है। अब ये ऐसे हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, क्यों करने जा रहे हैं हम ये फॉर्मूला, देखो R प्लस एल का होल स्क्वायर, इसे A समझ लो, इसे B समझ लो, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम A की जगह पर R और B की जगह पर L लगा देंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर A माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, करते हैं, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर
प्लस 2RL, सही है, माइनस, तो माइनस बाहर आया हुआ है इसलिए हम ब्रैकेट लगा रहे हैं, ठीक है, पहले आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। यहां तक बताइए, सही, क्या करा हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोला है। ये नीचे आओ, आप एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा तुमने, ठीक है, हाई स्कूल में ही पढ़ा होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी इसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़ा है, ठीक है। तो क्यों कह रहा हूं मैं यहाँ पे, हमें जरूरत पड़ रही, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी मतलब आर माइनस एल आर प्लस एल, तो फॉर्मूला है लिखा हुआ, तो तुम कहोगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख दो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख दिया। इसका क्या है, स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हुआ है, तो यहाँ पे क्या चढ़ा दिया हमने, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है तो ना चढ़ाया, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, स्क्वायर चढ़ गया। यहाँ तक बताइए। अब इसे सोल्व कर लेंगे, मतलब सोल्व कैसे, ये जो माइनस बाहर है ब्रैकेट के, तो ये माइनस से अंदर गुणा करोगे, तो जो चीज प्लस की है वो माइनस है, जो माइनस है वो प्लस की है, तो पता ही होगा, ठीक है, ये करेंगे। तो 1 इसे ऐसे कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ठीक है। देखो भाई, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, माइनस से अंदर गुणा कर रहे हैं, देखो माइनस आर स्क्वायर और ये क्या हो गया माइनस का एल स्क्वायर और ये प्लस का 2RL अपॉन में क्या है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात बताओ, देखो ये प्लस का आर स्क्वायर है, ये माइनस का आर स्क्वायर कट गया, ये प्लस का एल स्क्वायर है और ये माइनस का एल स्क्वायर है, कट गया, क्या बचा हमारे पास 2RL और 2RL, कितना हो गया 4RL, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक बताइए। अब एक बात बताओ, ये जो हम तीव्रता निकाल रहे हैं, क्या चल रहा है हमारा इधर, ये तीव्रता, तीव्रता ही तो है यहाँ भी, क्या चल रही है हमारी तीव्रता, ये जो हम तीव्रता निकाल रहे हैं किसकी वजह से निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव की वजह से, और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, P होता है, P किसके बराबर होता है, 2QL के बराबर होता है, ये तो होता है 2QL, ठीक है। ये याद रखना, जब भी वैद्युत द्विध्रुव का नाम आए किसी भी पॉइंट में, वैद्युत द्विध्रुव का नाम आए, ठीक है, और उसमें उसका आघूर्ण ना आए, ये आघूर्ण तो होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P, ठीक है, तो समझ लो तुम गलत कर रहे हो, तो यहाँ पे भी हर हाल में P आना चाहिए। अब तुम कहोगे P आने के लिए हमें क्या चाहिए, 2QL, 2QL, तो अब मैं कहूँगा देखो Q भी है L भी है, ये 4 है, तो 4 को हम 2 गुणा 2 ना लिख सकते हैं, मतलब देखो सुनो, ये कहना चाह रहे हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो 4 है इसका 1 2 और ये वाला Q और L ऐसे ले लिया, क्या बचा यहाँ पे 2 तो अब भी बचा होगा, देखो 4 है, ये 2 दूनी 4, बात तो एक ही है, गुणे में तो लिख रहे हैं, ठीक है, और एक क्या है R। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक बताइए, समझ में आ गया है क्या करा हमने इसका, फिर दोबारा देखो भाई, हमने देखा था P बराबर क्या होता है, यहाँ लिख रहे हैं हम, चूंकि P बराबर होता है 2QL, ठीक है, तो हमें 2QL चाहिए था, तो हमें Q भी दिखाई दे रहा है L भी दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 नहीं है, तो हमने इसके 4 के क्या करें, फैक्टर कर लिए है ना, 2 गुणा 2, तो 1 2 ये आएगा और 1 2 ये आएगा, बताओ क्या परेशानी, क्यों, क्योंकि हमें 2QL किसके बराबर दिखेगा, P के, तो अब मैं यहाँ पे P लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक बताइए, ठीक है। अब आगे की बात सुनो, ये बताओ L जो है, L क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, उसके बीच की जो दूरी थी वो 2L थी, और वो भी कैसी थी, अल्प थी, बहुत छोटी सी, अल्प का मतलब बहुत छोटी, और L क्या हो गया, और भी ज्यादा छोटा, और भी ज्यादा छोटा का क्या हुआ है, स्क्वायर, तो और भी ज्यादा छोटा। देखो मैं एक एग्जाम्पल दूं, मान लो कहीं पे 0.5 लिखा हुआ है, पॉइंट्स, जो भी चीज पॉइंट में होती है ना वो छोटी मानी जाती है, ठीक है, और मैं इसका और ऊपर से स्क्वायर कर दूं तो ये और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा, पता क्या हो जाएगा, 5 5 25 0. मान लो पहले 50 पैसे लिखा हुआ था, 50 पैसे, अब क्या हो गया है 25 पैसे, इतना कम हो गया, कम ना हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एल स्क्वायर क्या है, बहुत छोटा है, किसकी तुलना में, आर स्क्वायर की, ये आर जो है ये बड़ा है और एल क्या है, बहुत छोटा है। जब बहुत बड़ी चीज में से बहुत 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 छोटी चीज घटा दी जाती है तो वही का वही लगभग मान लिया जाता है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दूं, मान लो किसी के पास 1 करोड़ रुपए है, उसमें से 1 करोड़ 1 रुपया निकाल लो तो कोई असर पड़ेगा उसे, तब भी हम करोड़पति कहेंगे, बात समझ में आ गई है। तो इसीलिए आर स्क्वायर बड़ा है, एल स्क्वायर बहुत छोटा है, तो इसे हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि एल बहुत बहुत छोटा है आर से, ठीक है। तब
इसको छोड़ने पर, ठीक है। तो इसे एल को छोड़ के जा रहा है, ये मान लो एल ये यहाँ पर है ही ना, इसे हमने नागरणीय मान लिया। तो क्या आया 1/4πε0, ठीक है। यहाँ पे क्या है P2R अपॉन, अब एक बात बताओ, जब हमने इसे छोड़ दिया, ये तो मान लो है नहीं लिखा हुआ, तो क्या है आर स्क्वायर का स्क्वायर, ये स्क्वायर तो है यहाँ पे, देखो स्क्वायर है, स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और ये स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या हो गया आर की पावर 4, ठीक है। अब हमने देखा यहाँ ऊपर आर है और यहाँ नीचे पावर क्या है 4 है, तो अगर मैं आर से ये एक कैंसिल कर दूं तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E इजिकल टू 1/4πε0, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2p अपॉन आर की क्यूब। यही हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E इजिकल टू 1/4πε0 2p अपॉन आर की क्यूब, ठीक है। आगे मात्रक भी लिख सकते हो, न्यूटन प्रति कूलम। बताइए यहां तक समझ में आ गया? कैलकुलेशन देख लो एक बार हो, हमने E1 की वैल्यू निकाल ली थी, है ना, प्लस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण E2 की वैल्यू निकाल ली थी, और फिर हमने परिणामी तीव्रता निकाली E इजिकल टू E1 माइनस E2, E1 की वैल्यू लगा दी, माइनस E2 की वैल्यू लगा दी, जो चीज हमें कॉमन दिखी वो बाहर ले ली, जो बचा उसे यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर इन दोनों का क्या ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया, ठीक है। इससे ये कट गया, ये यहाँ पर आ गया, इससे ये कट गया, ये यहाँ पर आ गया। फिर क्या करा हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें याद था वो खोल दिया, ए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ठीक है। फिर क्या करा हमने, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो देखो जो चीज प्लस प्लस की होती है माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं वो माइनस हो गई, और जो माइनस की थी वो कैसे हो गई प्लस। देखो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस 2RL, हमने देखा है माइनस का आर स्क्वायर है तो ये प्लस का कट गया, ये प्लस का एल स्क्वायर है या माइनस का एल स्क्वायर है, कट गया, तो 2RL और 2RL क्या हो गया 4RL, ठीक है। अब हमने यह देखा कि यार ये 4RL और ये क्या है क्यू है, तीव्रता आ गई, लेकिन इस तीव्रता में हमें कहीं भी P नहीं दिखाई दिया, और जब वैद्युत द्विध्रुव का नाम आता है तो इसका आगुण जरूर आता है P, अगर नहीं आया है तो समझ लो तुम गलत कर रहे हो, तो हमें तो P चाहिए। अब तुम बोले P बराबर तो 2QL होता है सर, ठीक है, तो हमने क्या कहा कि एक काम करते हैं, जो Q भी दिख रहा है हमें, L भी दिख रहा है, ये जो 4 है इसे 2 गुणा 2 नहीं लिख सकते हैं, तो हमने इसका एक 2 और ये वाला Q और एक L ले लिया, 2QL। अब क्या बचा इसका 2 ये बचा और एक R ये हैगा, ये यहाँ लिख दिया, बताओ ठीक है। तो 2QL किसके इक्वल होता है, 2QL P के, लो आ गया P। फिर हमने आगे यहाँ तक करने के बाद हम अब भी नहीं रुके, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला अच्छा नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है, क्योंकि L क्या है यहाँ पर बहुत ही छोटा है, कहाँ पे तो 2L भी अल्प दूरी थी, बहुत ही छोटी सी इतनी सी, और कहाँ पर L तो और भी ज्यादा छोटा, और उसका स्क्वायर और भी ज्यादा छोटा, तो हमने कहा L जो है वो क्या है R की तुलना में क्या है, बहुत छोटा है, अतः इसको छोड़ने पर, तो हमने इसे छोड़ दिया L स्क्वायर को, ठीक है। जब इसे छोड़ दिया तो R स्क्वायर के स्क्वायर है, तो R की पावर क्या आ गई 4, तो R ऊपर है और R की पावर 4 नीचे है, तो वैसे ही सोचो R से जब हम एक कम करेंगे यहाँ पे तो क्या बचेगा यहाँ पर 3, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला आ गया E इजिकल टू 1/4πε0 2p अपॉन आर की क्यूब। वैसे भी याद होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, 90% मान के चलो अक्षीय स्थिति, या फिर इससे अगली जो बताई अभी निरक्षीय स्थिति, ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आना है, ठीक। अगला देखते हैं, क्लियर है, नोट कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी का, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट टॉपिक ये है हमारा, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी क्या पढ़ा था हमने, अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति में क्या था हमने बताया था, एक ये है एक ये है, ये अक्ष है ये अक्ष है। अब निरक्षीय का इसका उल्टा कर दो, मतलब अब यहाँ से निकाल लो मध्य बिंदु से ऊपर को, तो यहाँ पर बताओ तीव्रता, ठीक है, ये हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए भी हम वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, ये वैद्युत द्विध्रुव, और छोटा बना लेना पतला चाहे, ठीक है। अब
किससे मिलकर बना होता है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। नाम क्या रखा था हमने इसका, ए बी। ठीक है, वही डेफिनेशन लेके आगे शुरू की सब कुछ, माने कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, और इसके मध्य बिंदु ओ से आर डिस्टेंस पर कोई बिंदु क्या है, यहाँ पर पी है, जिस पर हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जो मैं बोल रहा हूं ना वो यहाँ पे लिख देंगे सब कुछ। ठीक है, यहाँ पर हमें तीव्रता निकालनी है, तो ये बात हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो कि प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, थ्योरी लिख देना पहले और साइड में फिर चित्र आ जाएगा। सही है, फिजिक्स के सारे चित्र साइड में बनाए जाते हैं। वैसे भी जो बोर्ड की कॉपी जो होती है वो बड़ी खासी बड़ी होती है, तो चित्र साइड में आ जाते हैं, थ्योरी ऐसी चलती रहती है जैसे मैं लिख रहा हूँ, इस वजह से मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आगे की बात सुनो, यहाँ तक बताओ बिल्कुल सेम नहीं है जो हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव की, यहाँ निरक्षीय है, वहां पे क्या पढ़ा था अभी, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो थ्योरी तो ये लिखी थी, बस यहाँ पे क्या वर्ड डाल दिया हमने, यहाँ पर निरक्षीय डाल दिया, बिल्कुल सेम है। तो हमें यहाँ पे निरक्षीय स्थिति क्या कह दिया हमने, यहाँ पर तीव्रता निकालनी है। तो बात फिर वही आ गई कि हम यहाँ पे आके खड़े हो गए यहाँ पर, तो अब बोले हमें यहाँ पर तीव्रता निकालनी है, और तीव्रता किस पे डिपेंड करती है, आवेश पर, एक आवेश पर। तो यहाँ पे हमने देखा अपने चारों तरफ के कितने आवेश है, एक ये है और एक दो आवेश है, तो तीव्रता भी कितनी होगी, दो होंगी, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से। तो अगर हम इसे ऐसे करके मिला दें कि हमें क्या चाहिए, जिस आवेश के कारण हम तीव्रता निकालना है उससे उसकी दूरी भी चाहिए, तो यहां से यहां तक की दूरी भी चाहिए। जिस आवेश के कारण निकालना है तो उसकी दूरी भी चाहिए। ठीक, अब बताओ ये दूरी कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये वाली दूरी कैसे निकालेंगे। देखो एक बात बताओ, ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसके बीच की दूरी क्या बताई अभी हमने, यहाँ लिख भी दी थी देखो। ठीक है, 2L है, जिसके बीच की दूरी 2L है। तो जब ये 2L है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2L है, और ये मध्य बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी, L, और यहाँ से यहाँ तक की भी क्या हो जाएगी, L। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये एक समकोण त्रिभुज में दिख रहा है तुम्हें, इतना भाग ये POA एक समकोण त्रिभुज ना है, और जब समकोण त्रिभुज है तो हम ये पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते, हमें एक कड़ी तो चाहिए, ये कड़ का काम कर रहा है। लंब हमें पता है R, आधार हमें पता है L, तो हम कड़ नहीं निकाल सकते पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, ये तो होते हैं कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो कड़ हमें निकालना है, तो लंब क्या है R² प्लस आधार क्या है L², कण का स्क्वायर, और कण बराबर क्या हो गया, जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या चढ़ जाएगा, √R² प्लस L²। बताइए, ठीक है, तो इसका मतलब हमें इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मिल गई, क्या है √R² प्लस L²। ठीक है, अब बताओ जो ये होगी वही तो ये होगी, क्यों, यहाँ पर देखो अब भी लंब यही है R, यहाँ से यहाँ तक का आधार अब भी वही है L, तो जब R भी लंब और आधार भी L सेम है तो इसकी दूरी भी क्या हो जाएगी, R² प्लस L²। ये बताइए समझ में आ गई बात, यहाँ तक कैसे निकाला हमने, समझ में आ गया। हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की 2L है, तो L ये हो गई और L ये हो गई। अब हम बोले कि हमें तो जिस आवेश के कारण तीव्रता निकालनी है यहाँ पर, ठीक है, तो उससे हमें दूरी भी चाहिए, तो दूरी कैसे निकाले, तो हमने किसका इस्तेमाल कर लिया, पाइथागोरस प्रमेय का। ये निकाल लें, जो ये होगी वही ये होगी। क्लियर है, अब इसे साफ कर दें। ठीक है, अब आगे बताओ क्या
हमने कहा तीव्रता यहाँ निकालनी है, तो तुम कहोगे सर प्लस का आवेश है तो इसके कारण तो तीव्रता कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर। अब यही तो कराया था, तो किसके कारण तीव्रता कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर। इसे क्या कह दिया हमने, E1। तुम कहोगे अच्छा माइनस का आवेश है, यहाँ पे खड़े हैं हम, देखो अब हमने इसे देखा माइनस का आवेश, तो इसके कारण तीव्रता कहाँ की ओर है, अंदर की ओर, जिधर को आवेश होता है उसी की साइड में, तो उसे क्या कर दिया हमने, E2। E1 E2। अब एक बात बताइए, वहां पे जो तीव्रता आई थी वहां पे कैसी थी, एक इधर थी और एक इधर थी, तो हमने परिणामी तीव्रता बहुत आराम से निकाल ली थी, E1 माइनस E2 करके। लेकिन यहाँ पर हम हमें पता नहीं क्या अपोजिट है, ये अपोजिट है। अब तो इनके बीच एंगल आ गया भाई, देखो ये जब दो वेक्टरों के बीच कोई एंगल आ जाता है तो उसकी जो तीव्रता होती है, सुनो मान लो ये कितना है, थीटा एंगल है, तो थीटा ये होगा, तो ये जो परिणामी तीव्रता यहाँ पर आएगी, ठीक है, तो ये बराबर होगी E इजिकल टू E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। ये इस पे डिपेंड करेगी, क्योंकि थीटा के बराबर में जब भी भुजा आती है तो उसमें कोस लिया जाता है, ठीक है। ये भी वैसे 11th की बात है, मगर समझ लो, याद रख लेना है, ठीक है। E इजिकल टू क्या आएगी, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, ठीक है। ये होगी इसकी परिणामी तीव्रता। थीटा क्यों आई, समझ में आ गया, क्योंकि अभी क्या है, एक तीव्रता इधर को जा रही है, एक इधर को, इनके बीच का एंगल आ गया है, ठीक है। जब किसी बीच में, जब दो वेक्टरों के बीच कोई कोण आ जाता है तो उनके बीच का जो परिणामी होता है वो ये होता है। अब बताओ यहां तक, ठीक। अब क्या करेंगे हम, E1 की वैल्यू इससे निकालेंगे प्लस Q की वजह से, ठीक है। E2 की वैल्यू निकालेंगे माइनस Q के कारण तीव्रता, दोनों की वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे। देखो कैसे, प्लस Q के कारण तीव्रता क्या होगी, E1 इजिकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर। तो लेकिन यहाँ पे आर क्या है, यहाँ पर अंडर वुड आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये लोग है भाई, ठीक है। अभी ये सोचने लगो, जिस आवेश के कारण निकालते हैं उस आवेश से उस बिंदु की दूरी ली जाती है। कभी ये सोचो आ रही है यहाँ से यहाँ तक के लोग हैं, तो क्या होगा, अंडर वुड आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्या होता है, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फॉर्मूला ये तो पढ़ाया तुमने, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर की जगह पे क्या आ गया, अंडर वुड आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताइए ठीक है। एक बात बताओ, जब ये अंडर वुड का स्क्वायर हुआ है तो इस स्क्वायर से रूट न कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या बचेगा यहाँ पर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी दिशा बता दो, क्योंकि तीव्रता है भाई, सदिश राशि है, तो तुम कहोगे सर ए से कहाँ की ओर जा रहे हैं हम, पी की ओर। देखो एरो देखो ऐसा, तो क्या आएगा, AP दिशा में, ठीक है। उसके बाद माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण तीव्रता, माइनस Q के कारण, तो तुम कहोगे ये आ जाएगी, देखो दूरी वही है, आवेश वही है, सही है, बस दिशा ही तो पलट गई। तो तुम क्या कहोगे, E2 इजिकल टू, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, समझ जाना, इसके नीचे लिख रहा हूँ, E1 आ गया, अब यहाँ आना है E2, ठीक है। E2 इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये बात तो समझ में आ गई, ऐसी तो आएगी सेम, जो ये है वो ये आएगी, क्यों, क्योंकि दूरी में देखो अंडर वुड आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। आवेश भी सेम, दिशा अब तुम कहोगे माइनस का है तो सर, तो मैं फिर यही कहूंगा, माइनस का है तो तुमने इस्तेमाल न कर लिया इसका दिशा का, ऐसे अंदर की ओर, ठीक है, तो माइनस का कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। तो E2, अब मैं पूछूं इसकी दिशा क्या होगी, जैसे यहाँ लिखा ना AP दिशा में, यहाँ क्या लिखोगे, तो तुम कहोगे सर P से कहाँ की ओर जा रहा है, एरो देखो, एरो B की ओर, क्या लिख दोगे यहाँ पर, PB दिशा में। बताओ सही है, हमें E1 भी पता चल गया और E2 भी मालूम हो गया। अब हम कहाँ लगा देंगे E1 E2 की वैल्यू, यहाँ पर E1 cos थीटा प्लस E2 साइन E2 cos थीटा, ठीक है। ये नोट कर लो, कर लिया नोट, ठीक है। मैं इसे साफ कर देता हूँ, हाँ बताइए भाई, बिंदु इसके नीचे लिखोगे यहां से, ठीक है, यहां से क्या लिख रहा है हम, बिंदु P पर कुल तीव्रता क्या होगी, E इजिकल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। वैल्यू लगा दो, E1 की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोस थीटा प्लस E2 की वैल्यू क्या आई है, सेम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोस थीटा। यहाँ तक बताइए भाई, ठीक है, साफ कर दें इसे, है ना, नीचे से। अब एक बात बताइए, देखो जो चीज ये लिखी हुई है वो ये है, सेम नहीं है। तो अगर जब जो चीज सेम होती है बिल्कुल ये प्लस ये, तो दुगना ना हो जाएगा, तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते भाई, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 दुगना कर दिया हमने, चाहे 2 यहाँ बना देना, कभी सोच रहे हो यहाँ बना दो, ठीक है। देखो Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोस थीटा। अगर ऐसे समझ में ना आया हो तो मैं तुमसे कहूंगा कि देखो जो चीज ये है सेम वो ये है, पूरी की पूरी कॉमन ले लो। जब तुम ये कॉमन ले लोगे तो कॉमन ये तो आएगा पूरा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा 1, तो 1 और 1 2, ठीक है। जैसे चाहे ऐसे समझ लो, क्लियर। अब आगे बात आती है वही क्या कि भाई वैद्युत द्विध्रुव के कारण चाह रहे हैं, और वैद्युत द्विध्रुव के कारण चाह रहे हैं तो इसका आघूर्ण आना चाहिए, और आघूर्ण क्या होता है, इसका P होता है बराबर 2QL। यहाँ पे P दिखाई देना चाहिए। अब तुम कहोगे देखो सर Q2 भी है, Q भी है, लेकिन L तो है ही ना ऊपर, तो प्लस में है नीचे, इससे कोई मतलब नहीं है। तो 2QL, L कहाँ से लाए। तो अब एक बात सुनो, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। तो हम कोस थीटा का इस्तेमाल ना कर ले यहाँ पे, देखो सुनो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। तो कोस थीटा बराबर क्या हो गया, आधार क्या है यहाँ पर L, और कण क्या है यहाँ पर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बताओ ये तो है, सब लगा लो, समकोण त्रिभुज है, ये लंब है, ये आधार है, ये कण है। तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कण। आधार की जगह पे क्या लगा दिया हमने L, और कण की जगह पर क्या लगा दिया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर मैं कोस थीटा की जगह पर ये लिख दूं तो L आ जाएगा ना, आ जाएगा, देखो 2Q और इसमें L आ जाएगा, ये वजह हुई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस 2 को मैं इसके साथ ले रहा हूँ भाई, ठीक है, 2Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसकी जगह पे क्या लिख रहे हैं हम, यहां तक बताइए। अब मैं पूछूं तुमसे कि यार वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकाल रहे हो, ठीक है, तो निरक्ष स्थिति पर तो इसमें आघूर्ण आना चाहिए P। तो तुम कहोगे हाँ तो गया, देखो 2QL किसका बराबर होता है P के, ठीक है। तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ P = 2QL। तो 2QL गुणाई में तो है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, P आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक बात बताओ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का किस में लिखा हुआ है, अंडर रूट में। तो अगर मैं अंडर रूट हटा दूं तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। ऐसा नहीं लिख सकते, ये तो पता होगा। कोई चीज अगर रूट में लिखी हुई है, कोई चीज अगर रूट में लिखी हुई है, तो अगर हम उसे रूट को हटाना चाहें तो क्या आ जाती है पावर 1/2। जैसे समझो एक्स अंडर रूट एक्स लिखा हुआ, मैं बोला मुझे तो रूट में नहीं चाहिए भाई, मुझे रूट में नहीं चाहिए इसकी वैल्यू, अब बताओ क्या करूं। तो तुम क्या कहोगे, सर इसे ऐसे लिख लो, ये तो मतलब होता है। तो हमने यहाँ भी ऐसे ही करा, देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये लिखा हुआ था, अब हमने सोचा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये भी लिखा हुआ लेकिन ये रूट में है, तो हमने इसे ऐसे लिख दिया, तो क्या परेशानी, बताइए, ठीक है। अब आगे की बात सुनो, देखो इसकी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर है 1/2, इसकी पावर क्या है 1 ही तो है यहाँ 1, ठीक है। 1 और 1/2 मतलब आधा, कितना हो गया 1 और आधा 1.5। तो अगर हमने देखा कि जब आधार एक जैसे होते हैं, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो एक ये है और 1/2 ये है, तो कितना हो गया 3/2, 1.5 हो गया, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे भाई, यहाँ करा रहा हूँ, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर वही कहानी आती है, क्या एल स्क्वायर जो है बहुत छोटा है आर स्क्वायर से, ठीक है, चूंकि एल स्क्वायर क्या है बहुत बहुत ज्यादा छोटा है आर स्क्वायर से, तो इसे क्या करने पर, नागणीय करने पर, नागणीय कह दो, छोड़ने पर कह दो, जैसे दिल करे। तो हमने इसे छोड़ दिया, ये मान लो ये यहाँ पर है ही नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये मान लो ये है ही नहीं लिखा हुआ, तो ये 3/2 किसके ऊपर आ जाएगी, आर स्क्वायर के। देखो 2 से 2 कैंसल,
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर की क्यूब क्या आया है, तीव्रता। मात्रक भी लिख दो यहाँ पर, न्यूटन प्रति कूलम। अब बताइए ये किसके कारण तीव्रता आ गई, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय पर क्या आई थी, बस यहाँ पर 2 आ गया था, है ना, 2p अपॉन आर की क्यूब। यहाँ पे क्या आता है, खाली p आता है, ठीक है। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर की क्यूब। बताइए समझ में आ गया, एक बार और समझ लो क्या था, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय। निरक्षीय का नाम आते ही हम क्या समझ गए, अक्ष इधर होती है या इधर होती है। निरक्षीय हमने कहा ले लिया ऊपर, तो माने कि एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 12 है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमने क्या करा फिर कि इस आवेश के कारण यहाँ पे तीव्रता निकालनी है, इस आवेश के कारण यहाँ पे तीव्रता निकालनी है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो हमने क्या निकाला, दूरी निकाल ली। कैसे निकाल ली, पाइथागोरस प्रमेय से। लंब ये दिया है, आधार ये दिया है, उसका सहारा लेंगे। इसी टाइप से इधर भी सेम आ गई। जब हमें दूरी पता है, आवेश पता है, तो हमने एक तीव्रता निकाली इसके कारण, ठीक है, E1, E2 निकाली इसके कारण E2, और परिणामी तीव्रता क्या आई हमारी, E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्यों आई, क्योंकि एक तीव्रता ऐसे जा रही थी और एक ऐसा, ठीक है, अपोजिट नहीं थी, सेम डायरेक्शन नहीं थी, इस वजह से एंगल आ रहा था यहाँ पे, तो इस वजह से हमने ये कह दिया। तो हमने जब परिणामी तीव्रता लिखी यहाँ पर, ठीक है, E1 की वैल्यू लगा दी जो आई थी, E2 की वैल्यू लगा दी जो आई थी, ठीक है। फिर हमने देखा यार ये तो दोनों सेम हो गई, तो हमने क्या कर दिया, दुगना कर दिया, ठीक है, दुगना कर दिया। जब दुगना कर दिया तो हमने कहा यार वैद्युत द्विध्रुव का कारण निकालना है यहाँ, और P आ नहीं रहा तो कैसे लाएं, और P बराबर होता है 2QL, तो 2 भी है Q भी है, लेकिन L कहाँ से लाएं। तो हमने सोचा कि यार cos थीटा बराबर ना निकालने हम आधार बटे कर्ण, तो cos थीटा बराबर लंब बटे वही आधार बटे कर्ण L बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। cos थीटा की जगह पे क्या लगा दिया हमने, L बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जैसे ये लगाया तो हमें 2QL एक साथ दिखाई देने लगा, ये आएगा 2QL। तो 2QL किसके बराबर होता है, 2QL P के, तो इसकी जगह पे क्या लगा दिया हमने P। फिर हमने देखा कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये है, लेकिन ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये भी है, लेकिन इसकी घात क्या है, अंडर रूट है। तो हमने इसे घात कैसे लिख दी, 1/2। ये सेम है दोनों, तो हमने कहा इसकी पावर है 1, इसकी है 1/2। एक और आधा कितना हो गया, 1.5, 1.5 का मतलब 3/2। फिर हम बोले L स्क्वायर क्या है, बहुत ही छोटी है, ठीक है, तो इसे नगण्य मान लो। तो जब हमने L स्क्वायर को छोड़ दिया तो इसकी क्या आ गई, R स्क्वायर की घात 3/2, 2 से 2 कट गया, तो R की पावर क्या आ गई, 3। यही क्या है हमारी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। इससे आगे के जो भी टॉपिक रह गए हैं वो हम कल पढ़ेंगे अगले भाग में, ठीक है, उसे भी जरूर देखना आप लोग। थैंक यू।